चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने अगले टॉपिक को, जिसका नाम है ओवर कैपिटलाइजेशन। अब ये ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, तो देखिए हमारे पास जो शेयर है ना, उसकी जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमारे कंपनी को प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो देखिए अब ये ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जब एक शेयर का जो रियल वैल्यू है वो उसके बुक वैल्यू से कम होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो गया है। यानी कि हमारे पास जितना कैपिटल है ना बिजनेस में, वो बराबर नहीं है, हमारे कमाई के हिसाब से वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि यार ये ओवर कैपिटलाइजेशन कैसे हो जाता है। तो देखिए जब हम अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं और उस समय बहुत भारी इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत महंगाई चल रही है, तो उस समय अगर आपने शेयर इशू करा है तो ओवर कैपिटलाइजेशन होना है। इसके अलावा जब आप प्रमोशन कर रहे हैं, जब आप अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं और उस समय आपको बहुत हेवी एक्सपेंसेस लगे हैं, उस टाइम भी ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है। या फिर आपने एसेट जब खरीदा है तो इन्फ्लेटेड प्राइस पे लिया है, यानी महंगे दाम पे लिया है, तब भी हो सकता है। जब आपने डेट रेस किया है लेकिन उस समय आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज़्यादा था, तब भी ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है। आपका डिविडेंड पॉलिसी अगर बहुत लिबरल है तो उस समय भी आप ओवर कैपिटलाइजेशन के शिकार हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई टैक्स की वजह से भी ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। अगर हमारा फाइनेंशियल प्लान बराबर नहीं है तो हमें कैपिटल का शॉर्टेज होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। या फिर अगर हमारी जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है वो डिफेक्टिव है, तभी भी हमारे को ओवर कैपिटलाइजेशन कंपनी में हो जाता है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, तो देखिए इसका इफ़ेक्ट है ना 3 जनों पे पड़ता है। एक तो कंपनी पे पड़ता है, एक तो शेयर होल्डर पे पड़ता है और एक तो सोसाइटी पे पड़ता है। अब कंपनी पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, भाई कंपनी पे इसका ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो कंपनी का प्रेस्टीज है उस पर बड़ा ही गलत प्रभाव पड़ता है। कंपनी का प्रेस्टीज पूरा कम हो जाता है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स को भी काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करा है उस पर उनको जो रिटर्न मिलना चाहिए, जितना प्रॉपर रिटर्न मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, उनको बहुत लॉस सहना पड़ता है। सोसाइटी में भी बहुत दिक्कत होता है, उनको बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते हैं, जितना एक्सपेक्टेड है उतना बिल्कुल नहीं मिलता है। अब इसके रेमेडीज़ क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम शेयर वैल्यू कम कर सकते हैं, शेयर का प्राइस हम कम कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को हम वापस से यूटिलाइज कर सकते हैं एंड हम फिर से एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तब जाके ये ओवर कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो शेयर का रियल वैल्यू है ना वो ज़्यादा हो जाता है बुक वैल्यू से, तो उस समय हम कहेंगे कि भाई कंपनी में अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया है। अब ये किस कारणों से ये होता है, तो भाई अगर आपने प्रमोशन डिप्रेशन में किया है, यानी कि जब सब कुछ मंदी में चल रहा है तब आपने प्रमोशन किया है, तब आपने कंपनी स्टार्ट करी है, तब ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जब आपने इनकम को अंडर एस्टिमेट करा हो कि हमारे को इतना इनकम आने ही नहीं वाला है, उस समय ये हो सकता है। या आपने एसेट्स क्या पता लो प्राइस पे ख़रीदे हो, या अचानक से आपकी अर्निंग बढ़ गई हो, या फिर आपने जो डिविडेंड पॉलिसी रखा है वो बड़ा ही कंजर्वेटिव है, बड़ा अच्छा है, तो ये हो सकता है। अचानक से आपको गेन होने लगे हैं, तब भी अंडर कैपिटलाइजेशन हो सकता है। या आपने अगर सीक्रेट रिजर्व्स मेंटेन करके रखे हैं तो उसकी वजह से भी अंडर कैपिटलाइजेशन हो सकता है। अब इसका इफ़ेक्ट कंपनी पे क्या पड़ता है, तो इसका इफ़ेक्ट कंपनी पे ये पड़ता है ना कि भाई कंपनी तो बहुत अच्छा खासा कमाती है, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड दे पाती है, जिसकी वजह से इसका प्रेस्टीज बढ़ता है, सब लोग खुश रहते हैं। शेयर होल्डर्स को भी भाई बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं उनके इन्वेस्टमेंट पे, एंड सोसाइटी को भी क्या होता है कि बहुत अच्छे बेटर क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं। भले ही इसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंडर कैपिटलाइजेशन अच्छा है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल शेयर इशू करना पड़ेगा, हमको और भी ज़्यादा हाई डिविडेंड पे करना पड़ेगा और कुछ बोनस शेयर्स भी इशू करने पड़ेंगे, तब जाके अंडर कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी जो लास्ट टॉपिक आता है वो है वॉटर्ड कैपिटल। अब ये वॉटर्ड कैपिटल क्या होता है, तो देखिए जब हम कंपनी शुरू कर रहे हैं उस समय हमारे पास जो एसेट का टोटल वैल्यू है, अगर वो शेयर कैपिटल के बराबर नहीं है
तो जो डिफरेंस है ना, अगर बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है ना कि डिफरेंस आएगा, तो उसी डिफरेंस को कहा जाता है वॉटर्ड कैपिटल। जैसे कि मेरे पास एसेट, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, एसेट अगर 10 रुपये का है एंड मेरा जो शेयर कैपिटल है वो 12 है, तो 2 रुपया डिफरेंस आया ना, तो वो है वॉटर्ड कैपिटल। अब किस कारणों से भाई वाटर कैपिटल अराइज हो जाता है, तो देखिए, अगर हमने किसी एसेट के लिए कोई शेयर कैपिटल इशू करा, ठीक है, लेकिन वो ही यूजलेस साबित हो जाए, तो उस समय वॉटर्ड कैपिटल अराइज हो सकता है। इसके अलावा अगर हमने प्रोमोटर्स को बहुत ज़्यादा हाई रेम्यूनरेशन हम दे रहे हैं, देन इट कैन अराइज। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को ख़रीद रहे हो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस देके, तब ये हो सकता है। या फिर आप इनइफेक्टिव एडवर्टीजमेंट पे पैसे बेकार कर रहे हो, तब भी वॉटर्ड कैपिटल अराइज हो सकता है। इफेक्ट इसका ये है कि वॉटर्ड कैपिटल की वजह से अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है और शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन क्रिएट हो जाता है। एंड अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो शेयर के प्राइस हमें कम करने पड़ेंगे। So that's it with this chapter. I hope you understood, and notes are also provided. These are the notes. You can either take screenshot or you can just contact me on Telegram for notes. Thank you so much for watching, and if you want follow on Instagram also, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई से हट के बात करते हैं, दिमाग खुलेगा आपको। अगर आपको कोई डाउट है then drop in the comment section. Okay, keep working hard and keep growing. Don't stop. Okay.